गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रखकर के तैयार की गई है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज के साथ साथ एनवायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज मिल रही है, मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज मिल रही है, साथ में कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की सीरीज है और समय समय पर कुछ क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी के संबंध में जो दूसरा एपिसोड है। यहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न रखे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यहाँ पर है कि आमतौर पर समाचारों में आने वाला जो रियो अर्थात रियो 20 है, यह सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। हम लोग इसके विषय में वैसे कई जगह डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो हमने आपसे सबसे पहले कहा था कि एक 88 का सम्मेलन था जिसका नाम था IPCC। इसी के आधार पर AR1 आया था 90 में, और इसी के आधार पर 92 में सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था पृथ्वी सम्मेलन और जिसका नाम था रियो सम्मेलन। यह सम्मेलन हुआ था 92 में, और ठीक इसके 20 साल बाद पुनः रियो में सम्मेलन हुआ था। कब? 2012 में। तो यही यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि जो रियो यानी ये 92 से ठीक 20 साल बाद जो हुआ है, तो इसी का नाम है रियो 20, क्योंकि 92 से 12 यानी 20 साल हो गया तो रियो 20। तो यह सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? पुनः रियो डी जेनेरियो में हुआ है। और यहीं पर यह बात कही गई थी कि अब हम लोग करेंगे क्या कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो अतीत में था, इसके स्थान पर किसको लाएंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लाएंगे, जिसमें 17 लक्ष्यों की चर्चा की गई है। और जबकि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में कितने लक्ष्यों की चर्चा की गई है? 8 लक्ष्यों की चर्चा की गई है। इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा वैसे एनवायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज में कर चुके हैं, तो आप उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, जिससे आपको प्रत्येक प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो आंसर होगा ये हो जाएगा पहला, क्योंकि यह धारणीय विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है। तो इस आधार पर आंसर हो जाएगा पहला, जबकि अन्य जो विकल्प हैं यह इससे मैच नहीं करते हैं, क्योंकि IPCC का जो डिस्कशन है आप देख चुके हैं। यह IPCC है जो कब की घटना है? यह 88 का है। और फिर इसी प्रकार लिखा है यहाँ पर, आप देखिए, जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्य देशों का सम्मेलन, तो ये लगभग हर 2 सालों पर होता रहता है, तो उसकी बात नहीं है। मेन पर्टिकुलर इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ये तो हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन +5 का आयोजन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? वैसे आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि पृथ्वी सम्मेलन के दौरान कई प्रकार के कार्य किए गए हैं। इसी में हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया है कि UNCCD की चर्चा होती है, इसी के तहत UNFCCC की चर्चा होती है, इसी के तहत CBD की चर्चा होती है, इसी के तहत एजेंडा 21 की चर्चा होती है, और इसी के तहत ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का भी डिस्कशन किया जाता है। तो जो यहाँ पर एजेंडा 21 है, जो 92 की ही घटना है, क्योंकि पृथ्वी सम्मेलन 92 में ही है। ठीक यह अपने कन्वेंशन जब यह अस्तित्व में आया है तो यह कहा गया है कि एजेंडा 21 का प्रत्येक 5 वर्षों में क्या होगी? समीक्षा होगी। यही बात कही गई है कि प्रत्येक 5 वर्षों पर क्या की जाएगी? समीक्षा की जाएगी, ऐसी बात कही गई थी। और इसी की जो पहली समीक्षा हुई थी, फर्स्ट समीक्षा, यह की गई थी 1997 में। कब की गई थी? 1997 में। और सम्मेलन जो चल रहा था ये कहाँ चल रहा था? न्यूयॉर्क में। तो चूंकि यह सम्मेलन 92 से ठीक 5 साल बाद हुआ था, इसलिए इसी को हम कहते हैं रियो 5। क्या कहते हैं? रियो 5 भी कहते हैं। इसी को हम कहते हैं पृथ्वी +5, ऐसा भी कहते हैं, पृथ्वी +5। और इसी को हम कहते हैं +5 समिट। तो आप जो भी नाम चाहें यहाँ पर दे सकते हैं, यह इसी का नाम है, अर्थात रियो 5, पृथ्वी 5 +5 समिट। यह सब इसी एजेंडा 21 की जो पहली समीक्षा हुई थी 1997 में, कहाँ पर?
न्यूयॉर्क में, यह उसी के संबंध में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, 97 में एक और कार्य हुआ है जो UNFCCC है, इसका सम्मेलन होता है, और इसका जो सम्मेलन 97 में होता है इसी का नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। क्या नाम है? क्योटो। तो क्योटो को आप कंफ्यूज मत कर जाइएगा रियो 5 से या पृथ्वी 5 से या +5 से। +5 रियो 5 पृथ्वी 5 का जो कन्वेंशन है या सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस है, यह एजेंडा 21 पर आधारित है, जबकि क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC पर आधारित है। यह आपको अंतर स्पष्ट होना चाहिए और इसकी पूरी स्पष्टता हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी सीरीज के अंतर्गत बहुत बेहतर ढंग से कर रहे हैं। आप उस सीरीज को पूरा भरपूर लाभ उठाएं और जितना हो सकता है उसको शेयर करें, क्योंकि उसका मटेरियल अल्टीमेट है। आप हर एग्जाम में उसका प्रयोग कर सकते हैं, चाहे एक दिवसीय एग्जाम हो, चाहे टीचिंग लाइन का एग्जाम हो, चाहे आप किसी आयोग का एग्जाम दे, हर जगह वह क्या होगा, सेट हो जाएगा। अगला यहां पर प्रश्न है, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या है? रियो 20 का तात्पर्य है कि 2012 का जो सम्मेलन था, किसका? UNFCCC का। UNFCCC का जो सम्मेलन 2012 का था, इसी का नाम था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 12616। क्या हो जाएगा? 12616 था, और यही हुआ था पुनः रियो में, इसीलिए इसको कहते हैं रियो 20। और यहीं पर बात कही गई थी कि हम लोग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के स्थान पर क्या लाएंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लाएंगे। और यह बात किसके तहत कही गई थी, किस पत्रिका के तहत कही गई थी? तो उसका नाम था द फ्यूचर वी वांट। क्या है? द फ्यूचर वी वांट। जबकि वटलैंड रिपोर्ट जो 87 का है, उसका प्रकाशन जिस पत्रिका के माध्यम से हुआ था उसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। तो यहां पर आंसर हो जाएगा द फ्यूचर वी वांट। शीर्षक नामक पत्रिका में ही यह बात की गई थी या घोषणा किया गया था कि अब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का स्थान कौन लेगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लेगा। अगला यहां पर प्रश्न है कि पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ था? तो पहला जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है 1992 का, कब हुआ था? 1992 में। और यह कहां पे हुआ था? ब्राजील का शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो। तो रियो डी जेनेरियो में यह पहला सम्मेलन हुआ था, जो कहां पर है? ब्राजील में है। आप इसको मैप में अवश्य देखिएगा, और इसकी चर्चा वैसे हम लोग मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल के सीरीज के अंतर्गत कर चुके हैं। फिर भी यदि कोई ऐसा तथ्य आता है जिसका संबंध कहीं ना कहीं मैप से है, तो आप उसे अवश्य मैप के सहारे देखने का अवश्य प्रयास करेंगे। अगला यहाँ पर प्रश्न है, हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए भागीदारी अर्थात PAGE, जो अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है, आविर्भूत हुई थी। 2012 में जो सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में, अर्थात जिसको हम रियो 20 कहते हैं, जहां पर हम लोगों ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के स्थान पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का प्रपोजल रखा था द फ्यूचर वी वांट में। तो वहीं पर ये बात भी कही गई थी, क्या? यहाँ पर कही गई थी हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए भागीदारी। यह बात उसी दौरान सामने लाई गई थी राष्ट्रों के, कह सकते हैं, आग्रह पर और सुझाव पर। और यह कौन लाया था? यूनाइटेड नेशन। अर्थात यह लाने का कार्य यूनाइटेड नेशन किया था, लेकिन इसकी प्रेरणा जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं उनके द्वारा प्रेरित हुआ था, इसलिए इसकी बात आई थी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पी। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकीय शोध संस्थान अर्थात नीरी कब और कहां स्थापित की गई थी? अगर हम नीरी के विषय में बात करें तो इसका जो निक नेम है ये है NEERI। क्या है? NEERI, अर्थात इसी को कहते हैं हम लोग नेशनल इन्वायरमेंटल, लिख देते हैं यहाँ पर, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, फिर यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह कब का है? तो इसकी स्थापना की गई थी 1958। कहाँ पर? नागपुर में। कहाँ की गई थी? नागपुर में। अर्थात यह एक ऐसा रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पर इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग से संबंधित तथ्यों की क्या की जाती है? शोध किया जाता है।
तो इसीलिए कहा गया कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी जो शोध संस्थान है, इसकी स्थापना 1958 नागपुर महाराष्ट्र में किया गया था। नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, NEA से आप क्या समझते हैं? अगर हम बात करें NEA का, तो वैसे तो इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण अर्थात नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, लेकिन वैसे अगर इसके पूरे नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम है नेशनल इन्वायरमेंट अपीलीय प्राधिकरण। क्या है? नेशनल, लिख देते हैं पूरा नाम, नेशनल इन्वायरमेंट या पर्यावरण कहेंगे यहाँ पर, वैसे नेशनल के स्थान पर यहाँ पर हिंदी ही लिखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण, फिर है अपीलीय। क्या है? अपीलीय, यहाँ पर होगा प्राधिकरण। क्या होगा? प्राधिकरण। अर्थात अगर इसका पूरा नाम हम देखें तो वैसे तो है NEAA, पूरा नाम ये है, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल इन्वायरमेंट अपीलीय अथॉरिटी। तो यहाँ पर यह इसका पूरा नाम है, लेकिन चूंकि इसका शार्ट नाम अगर मतलब एक आध लेटर इसमें से एब्सेंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो बेहतर ऑप्शन है वो तो है नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। अगर हम इसके गठन की बात करें, इसका गठन जो किया गया था 1997 में किया गया था। कब किया गया था? 1997 में किया गया था। किसके तहत इसका गठन किया गया था इस ट्रिब्यूनल का? तो 1986 का, क्या 1986 का जो पर्यावरण संरक्षण, क्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इस प्राधिकरण या इस अथॉरिटी का गठन किया गया था। तो यह हमको स्पष्ट होना चाहिए कि इसका गठन किसके तहत किया गया था। तो हमारा पहले से जो रूल चला आ रहा है, जो अधिनियम है 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो एक्ट है, इसके तहत हम लोगों ने 1997 में नेशनल इन्वायरमेंटल अपीलीय अथॉरिटी का गठन किया है 97 में। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। तो यहाँ पर हमको समझना है विश्व मौसम विज्ञान संगठन अर्थात वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। वैसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन का गठन 1951 में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है ये है जेनेवा। कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मतलब हेडक्वार्टर है। क्या है? हेडक्वार्टर है। और हम लोग इसी के विषय में एक बार अतीत में चर्चा कर चुके हैं। कहाँ किए हैं? याद करिए, हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी में किए हैं। हमने कहा था कि IPCC का गठन किया गया है। IPCC का गठन किसने किया है? तो स्पष्ट होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन ने किया है। यूनाइटेड नेशन ने IPCC का गठन किया है। कब किया है? तो 1988 में। और दो लोगों को इसका नोडल बॉडी बनाया गया है। एक का नाम था वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन और एक का नाम था यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। वैसे इसकी स्थापना हम लोग समझ चुके हैं, स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान जो 1972 का है, उस समय इसका स्थापना किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर केन्या नैरोबी में है। कहाँ पर है? केन्या नैरोबी में है। इन सब तथ्यों की चर्चा वैसे इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज में हो चुकी है। फिर भी यहाँ पर जो प्रश्न है उन प्रश्नों को हम समझने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, UNEP अर्थात यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो केन्या नैरोबी में है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला यहाँ पर प्रश्न है, EPA अर्थात इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी, यहाँ पर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। क्या होगा? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, इसका पूरा नाम होगा यहाँ पर EPA। क्या? EPA, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी इसका पूरा नाम है। चलिए, वैसे ही वह देखा जाए तो यह संस्था US बेस्ड है, लेकिन फिर भी हमको कभी काल इस प्रकार के निक नेम दे दिए जाते हैं और इसका पूरा नाम हमसे पूछता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? अगर हम ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय देखें तो वैसे ग्रीन पीस जो इंटरनेशनल है यह एक NGO संस्था है। कैसी संस्था है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है।
जिसका मुख्यालय अगर हम देखें तो नीदरलैंड ना एम्स्टर्डम में है। कहाँ पर है यह? एम्स्टर्डम जो नीदरलैंड में है। कहाँ पे है? नीदरलैंड में है, वहाँ पर इसका मुख्यालय बनाया गया है। और यह ग्रीन पीस इंटरनेशनल क्या है? एक एनजीओ संस्था है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा गया है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र UNEA अर्थात यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट, यहाँ पर हम बात करते हैं असेंबली। किसकी बात करते हैं? असेंबली। असेंबली का तात्पर्य यहाँ पर है कि जो सम्मेलन होता है उसी को कहते हैं असेंबली। वैसे जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है इसी का सम्मेलन होता है। क्या होता है? सम्मेलन होता है। जब इसका सम्मेलन का आयोजन होता है तो उसका नाम रखा जाता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली। क्या रखा जाता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली। और अगर देखा जाए तो 1973 से लेकर के 2013 तक, क्या स्पष्ट रखिएगा, 1973 से लेकर के 2013 तक इसका जो अगर हम बात करें कि जो क्या मतलब सम्मेलन हो रहा था, ये कहाँ पर हो रहा था, तो इसके विषय में आपको समझना है। जेनेवा में हो रहा था। कहाँ हो रहा था? जेनेवा में हो रहा था। तो यह भी आप याद रखिएगा, पहले इसका सम्मेलन कहाँ हो रहा था? जेनेवा में, जबकि इसका हेडक्वार्टर जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। हम लोग ऊपर देख चुके हैं। तो वैसे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी में। कहाँ पर है? नैरोबी में। यहाँ पर शुरू के 73 से लेकर के 13 तक के जो सम्मेलन हैं यह सब जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुए। उसके पश्चात के जो सम्मेलन हुए हैं अर्थात 2014 से, वहाँ पर इनको हम कहते हैं जैसे फर्स्ट सेशन है, सेकंड सेशन है, इस तरह से सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो वहाँ पर अगर हम बात करें हाल में जो हुआ है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली का चौथा सेशन, या जो चौथा सेशन हुआ इसी के विषय में पूछ रहा है कि कहाँ पर हुआ है। तो जो ऐसे ज़्यादातर अब सम्मेलन कहाँ होते हैं? केनिया नैरोबी में होते हैं। 2013 के बाद से जितने सम्मेलन हुए हैं सब कहाँ पर हुए हैं? केनिया नैरोबी में हुए हैं। और यह सम्मेलन जो हुआ था चौथा वाला, यह आपका 2019 में हुआ है। कब हुआ है? 2019 में हुआ है। अगर इसके हम फिफ्थ सेशन की बात करें अर्थात यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली का जो फिफ्थ सेशन है यह 2 पार्ट में हुआ, क्योंकि कोविड का यहाँ पर इम्पैक्ट था। पहला सेशन 5.1 और दूसरा सेशन 5.2 अर्थात 2 पार्ट में हुआ। यह वाला पूरी तरीके से ऑनलाइन हुआ है। अब ऑनलाइन हुआ है तो ऐसा कोई प्लेस का यहाँ पर विशेष हमको नहीं है, लेकिन फिर भी सब केनिया नैरोबी में ही हुआ है। और यह कब हुआ है? तो 2021 में हुआ था। कब हुआ था? 2021 में। इसी प्रकार जो 5.2 सम्मेलन का आयोजन हुआ था यह बाकायदे केनिया नैरोबी में हुआ था। और यह जो हुआ था यह आपका 2022 में हुआ था। कब हुआ था? 2022 में हुआ था। इसके पश्चात अगर हम देखें एक सम्मेलन इसका किया गया है 2022 में। और वैसे क्यों किया गया है ये भी आपको याद रखना है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की जो स्थापना की गई है ये की गई है 72। कब की गई है? 72 में। इसके 50 साल पूरे हुए। कब पूरे हुए? इसके 50 साल पूरे हुए हैं 2022 में। अर्थात स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के कंडीशन में इसका एक स्पेशल सेशन का आयोजन किया गया। यह ध्यान रखिएगा। 2022 में एक फिफ्थ सेशन हुआ है। ये तो ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का जो फिफ्थ सेशन है ये तो हुआ ही है, 2 चरणों में हुआ है। लेकिन एक स्पेशल सेशन भी हुआ है, तो इसलिए उसको हम कहते हैं फर्स्ट स्पेशल सेशन। ये भी आपको याद रखना है, फर्स्ट स्पेशल सेशन। फर्स्ट स्पेशल सेशन ये जो हुआ है ये 2022 में हुआ है। और क्यों हुआ है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का यह 50वीं वर्षगांठ थी। ये भी हमको ध्यान रखना है। 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भी एक स्पेशल सेशन का आयोजन किया गया था केनिया नैरोबी में। और अगला जो सेशन अब होने वाला है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली का अर्थात UNEA का जो 6th सेशन होगा यह अभी फ्यूचर में होने वाला है। और कब होगा? 2024 में होगा। तो अभी तक का जो इसका पूरा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट के बैठक थी उसके विषय में डिस्कशन हुआ। 73 से 13 तक का कहाँ हुआ है? जेनेवा में हुआ है। तत्पश्चात सब केनिया नैरोबी में हुआ है। और उसमें भी आपके 5 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, 6ठा सेशन होने वाला है। और इन सब सेशन के विषय में जो भी कुछ जानकारी थी हमने आपके साथ साझा किया। हाँ, यहाँ पर एक तथ्य आप चाहें तो याद कर सकते हैं, क्योंकि पूछा जा सकता है
कि जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का 5th सेशन था, जो 5वां सम्मेलन था, इसकी थीम क्या है? तो इसको कहते हैं स्ट्रेंथिंग अचीव फॉर नेचर टू एक्टिव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो आप इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया है? यह 1986 का है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है एक कब का है? तो 1986 का है। तो यह आपको याद रखना है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अगला यहाँ पर है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम अर्थात इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को अन्य किस नाम से जानते हैं? इसको कहते हैं छाता विधान, अम्ब्रेला। यहाँ पर अम्ब्रेला टाइप का यह हमारा एक्ट है। कारण क्या है कि इसके तहत इतने कह सकते हैं तथ्यों को समाहित किया गया कि पर्यावरण का शायद ही ऐसा कोई अंग होगा जो इसे छूता है, अन्यथा पर्यावरण के सब महत्वपूर्ण जो अंग हैं सबको यह संरक्षित करने का कार्य करता है। तो इसलिए जो 1986 का इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, इसी को कहते हैं हम लोग अम्ब्रेला एक्ट। क्या कहते हैं? अम्ब्रेला एक्ट, छाता विधान। अगला यहां पर प्रश्न है जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया था? तो यह भी प्रश्न काफी इंटरेस्टिंग वाला है, काफी अच्छा है, क्योंकि प्रश्न यहां से भी पूछा जाता है और इसका भी गठन यही इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत ही किया गया था। और यह भी आपको ध्यान रखना है कि इसका नाम 2010 में बदल दिया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि इसका नाम कब बदला गया? तो इसका नाम 2010 में, अर्थात जो ये लिखा है जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, इसका अगर हम बात करें तो गठन कब किया गया, पहले तो ये हमको ध्यान रखना है। इसका गठन किसके तहत किया गया? तो 1986 के प्रावधान के तहत किया गया है। लेकिन इसका नाम बदल दिया गया। कब बदल दिया गया? तो 2010 में। 2010 में यहाँ पर जो अनुमोदन लिखा है, अनुमोदन अर्थात अप्रूवल, क्या लिखा गया है? अप्रूवल। अप्रूवल को रिप्लेस कर दिया गया किस शब्द से? एक नया शब्द यहाँ पर रखा गया, इसका नाम है अप्रेजल। क्या नाम है? अप्रेजल। क्या नाम है? अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब होता है आकलन। क्या होता है? आकलन। तो 2010 में यह नाम परिवर्तित कर दिया गया कि अब अप्रूवल के स्थान पर अर्थात अनुमोदन के स्थान पर आकलन शब्द यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। लेकिन इसका गठन इसके तहत किया गया था, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया था। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? यहाँ पर पर्यावरण संतुलन के संरक्षण के विषय में पूछ रहा है, तो वन नीति भी है, कोई दिक्कत नहीं है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम भी है, औद्योगिक नीति भी है, शिक्षा नीति है। तो इसका तात्पर्य है सभी इसके तहत ही समाहित होते हैं, क्योंकि सबके संरक्षण से ही पर्यावरण हमारा संतुलन का संरक्षण सुनिश्चित हो सकता है। अगला यहाँ पर प्रश्न है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल अर्थात एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, तो 2010 में। कब किया गया था? 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। यह इसका जो उद्देश्य है, एक प्रकार से देखा जाए जो परंपरागत हमारी न्याय प्रणाली है उसके ऊपर जो भार बढ़ रहा है उस भार को कम करना है और पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों का अतिशीघ्रता से निपटान करना कि जिससे पर्यावरण में क्षति कम से कम हो। तो बेसिक उद्देश्य यही है और इसी के दृष्टिकोण से इसका गठन किया गया था। अगला यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? अब देखिए यहाँ पर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म भी सही है, क्योंकि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के तहत भी अगर देखा जाए तो भारत का इसमें कंट्रीब्यूशन है। और साथ में अगर हम बात करें नेशनल एडॉप्टेशन फंड के अंतर्गत, यह जो नेशनल एडॉप्टेशन फंड है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे इन्वायरमेंट इकोलॉजी के सीरीज में। अर्थात यहाँ पर हम बात कर सकते हैं भारत का नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या है? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPC के तहत ही भारत सरकार जो है 2015 में, क्या 2015 में एक फंड क्रिएट करता है जिसका नाम है नेशनल एडॉप्टेशन फंड। और इस फंड को किसके माध्यम से मैनेज किया जाता है? तो नाबार्ड के माध्यम से। किसके माध्यम से इसको मैनेज किया जाता है? तो नाबार्ड के माध्यम से मैनेज किया जाता है। और इसका जो इनिशियल फंड था ये था 100 करोड़ रुपीज। यहाँ पर लिखा है कि हाल ही में दक्षिणी अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल ना होना। तो देखिए बेसिक का कहीं से भी संबंध जलवायु परिवर्तन से नहीं है, इसलिए यह सेंटेंस गलत है और गलत होने के कारण यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है
कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अर्थात जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो 2010 का है, इसके विषय में दिया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा या से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ है, अर्थात इसका गठन किसके तहत किया गया है। तो पहला यहाँ पर लिखा गया है कि स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग है माना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये पूर्णतः सत्य है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो गठन किया गया है यह इसी के तहत किया गया है। किसके तहत किया गया है? इसी के तहत किया गया है। अगर हम आगे बात करें कि जो लिखा अनुच्छेद 275 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसी प्रकार जो यहाँ पर अगला लिखा गया है कि ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप, ऐसा भी नहीं है। लेकिन पहला वाला पूर्णतः सत्य है और इस आधार पर यही आंसर होगा। अगला प्रश्न है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के विषय में कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अर्थात जिसको कहते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, क्या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो लिखा है ना CPCB, यहाँ पर है CP सेंट्रल पॉल्यूशन यहाँ पर कंट्रोल बोर्ड है। तो यही बात पूछ रहा है कि इन दोनों में क्या अंतर है, एनजीटी और CPCB में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर पहला डिफरेंस लिख रहा है कि एनजीटी का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया, ये बात तो ठीक है। एनजीटी का गठन है या एनजीटी 2010 के तहत किया गया है। जबकि यहाँ पर अगला लिख रहा है कि CPCB का गठन जो है सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है। तो सरकार के कार्यपालक आदेश से नहीं किया गया, बल्कि यह भी एक संवैधानिक निकाय है। कैसा है? सांविधिक, क्या सांविधिक संगठन है। कौन? या जो CPCB है यह भी एक सांविधिक संगठन है। और अगर इसके विषय में हम डिस्कस करें तो इसका जो गठन किया गया था, किसके तहत किया गया था CPCB का गठन? तो अतीत में एक हमारे पास कह सकते हैं प्राधिकरण है जिसका नाम था जल प्रदूषण, क्या नाम था? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। तो मेन प्रावधान ये है, इसी के तहत 74 में ही, कब? 74 में ही, 1974 में ही इसका गठन कर दिया गया। स्पष्ट ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गठन किया गया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अर्थात सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन किया गया 74। किसके तहत किया गया है? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया। तो यहाँ पर जो ये पहला स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि एनजीटी के विषय में तो सही व्याख्या कर रहा है लेकिन CPCB के विषय में गलत व्याख्या कर रहा है, इसलिए गलत है। दूसरा यहाँ पर स्टेटमेंट है एनजीटी अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है। तो सही है कि यह न्याय संबंधी व्यवस्थाओं को और ज़्यादा फास्ट तथा सुगम करने के लिए ही इसका गठन किया गया है। साथ में लिखा है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, ये बात पूरी तरीके से सही है। जबकि CPCB झरनों और कुओं की सफाई, वायु की गुणवत्ता को प्रोत्साहित करता है तथा देश में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। तो बात तो सही है ना कि अगर जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत लाया गया है तो ये बात तो स्वाभाविक है कि झरने कुओं की सफाई वायु की गुणवत्ता को प्रोत्साहित करने में क्या करता है, ये अपना हेल्प करता है। तो इस आधार पर देखा जाए तो पहला तो गलत है लेकिन दूसरा सही है। और यदि दूसरा सही है तो आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड वाला। कौन हो जाएगा? सेकंड वाला। चलिए, इसी के साथ आज का जो एपिसोड है हम समाप्त करते हैं और हम लोग कल मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।